हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में। सो बेसिकली एंटीपार्टम हेमरेज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑप्स एंड गायनी का। एंड ये आपसे हर जगह पूछा जाएगा, चाहे तो वो आपका वाइवा हो, एग्ज़ाम हो, थ्योरी एग्ज़ाम हो, नेक्स्ट हो, नीट हो, जो भी है। जहाँ पे भी आप ऑप्स का कहीं पे भी आप ऑप्स का कोई भी एप्लीकेशन करोगे तो वो APH से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करके आप किसी के सामने प्रेजेंट करेगा केस, ठीक है ना। और APH को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लीडिंग है क्या, ठीक है ना। APH की डेफिनेशन बेसिकली है क्या। तो APH इज एनी ब्लीडिंग दैट फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट इन लेट प्रेगनेंसी दैट इज आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 हफ्तों के बाद और डिलीवरी जस्ट बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी जो ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग हो, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, उसको क्या कहते हैं अपन, APH। अभी APH में दो चीज़ें होती है, ठीक है ना। आपने अगर ऑप्स की अगर सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में कुछ भी क्लास की होगी तो आपने सुना होगा कि हाँ, सुना तो होगा एटलीस्ट कि हाँ प्लेसेंटा प्रीविया कुछ होता है, एब्रप्शियो प्लेसेंटे होता है। प्लेसेंटा प्रीविया के अगर आप पढ़ने वाले हो तो प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में भी सुना होगा कि लो लाइंग प्लेसेंटा है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में सुना होगा, प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, जिसके कारण से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो आज उसी सब की चीज़ों की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है APH और क्या क्या इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटी से। तो एब्रप्शियो प्लेसेंटी, व्हाट इज एब्रप्शियो प्लेसेंटी? इट इज फॉर्म ऑफ APH वेयर द ब्लीडिंग अकर ड्यू टू प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा। वही मैंने बताया, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, यहीं पे बस वो थोड़ा लैंग्वेज का यूज़ कर दिया है। ब्लीडिंग अकर ड्यू टू प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा। प्री मैच्योर सेपरेशन किसका हुआ? नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ APH फॉलोड बाय प्लेसेंटा प्रीविया। सबसे कॉमन कॉज है APH का एब्रप्शियो प्लेसेंटी फॉलोड बाय प्लेसेंटा प्रीविया। दो ही कॉजेज मेन होते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्री मैच्योर सेपरेशन काय का हो सकता है, ठीक है ना। इंक्रीज्ड एज या पैरिटी, बंदे की एज बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसका पैरिटी मतलब कि बच्चा पैदा बहुत ज़्यादा, मतलब कि बच्चा उसने पैदा कर दिया हो, पैरिटी उसकी बहुत ज़्यादा रही हो। प्री क्लेम्शिया या क्रॉनिक हाइपरटेंशन के केसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री क्लेम्शिया और क्रॉनिक हाइपरटेंशन जो है APH को प्री डिस्पोज करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और तुमसे एग्जामिनर हमेशा पूछेगा कि वाई प्री क्लेम्शिया इज अ डेंजरस थिंग, राइट। प्री क्लेम्शिया इज डेंजरस बिकॉज इट कैन लीड टू APH एंड व्हाट काइंड ऑफ APH, दैट इज एब्रप्शियो प्लेसेंटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिगरेट स्मोकिंग, कोकेन यूज़ में भी एब्रप्शियो का चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग बिकॉज ऑफ ये क्या करता है, डिग्रेडेशन ऑफ कोलाजन कराता है, ठीक है ना। तो उसके कारण से जो प्लेसेंटा है, जो अडेरेंस की प्रॉपर्टी आती है कोलाजिनेंस के कारण से आएगी, तो अभी अडेरेंस जो है इसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। स्मोकिंग और टोबैको यूज से दिक्कत अडेरेंस पे आएगी, तो ये प्री मैच्योर सेपरेट हो सकता है, राइट। इसके अलावा आपका थ्रोम्बोफीलिया हो सकता है, किसी बंदे को थ्रोम्बोफीलिया है, उसमें भी ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। प्रायर अब्रप्शन की हिस्ट्री रही हो बंदी को, ठीक है ना, कि पहले भी उसकी हिस्ट्री रही हो अब्रप्शन की, डॉक्टर साहब मेरे को पहले भी बच्चा होने से पहले ब्लीडिंग हो चुकी है, ठीक है, तो प्रायर हिस्ट्री तुमको लेनी है अच्छे से। यूट्राइन लियोमायोमा, फाइब्रॉइड की हिस्ट्री लेनी है। इफ द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड ओवर द फाइब्रॉइड, मान ले कि प्लेसेंटा एक फाइब्रॉइड है, उसके ऊपर प्लेसेंटा जाके चिपक गया, ठीक है ना, तो हो सकता है फाइब्रॉइड के ऊपर प्लेसेंटा जाके चिपका है, हल्का सा भी उसको कुछ हुआ, प्लेसेंटा प्रीमेच्योर सेपरेशन कर दिया, ठीक है, इसलिए हमको यूट्राइन लियोमायोमा की हिस्ट्री लेनी है। सडन डिकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस एज इन केसेस ऑफ मल्टीफीटल जेस्टेशन। अभी सडन डिकम्प्रेशन हुआ यूट्रस का मल्टीफीटल जेस्टेशन के कारण से, एकदम से डिकम्प्रेशन हो गया यूट्रस का, ठीक है ना। मल्टीफीटल जेस्टेशन है, तुमने कोशिश किया कि हाँ भाई एक को हल्का सा भी रप्चर हुआ, सारा गश बाहर आया, एकदम से निकल गया, सडन डिकम्प्रेशन हो गया। एक्सटर्नल ट्रॉमा और ट्रॉमा ड्यूरिंग ECV। आप एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन कर रहे थे, मान लो कि हमने ब्रीच को लाने की कोशिश की, किसमें, वहाँ वर्टेक्स पोजीशन में, ठीक है ना। एक्सटर्नल या ट्रांसवर्स को लाने की कोशिश की इसमें वर्टेक्स पोजीशन में, तो एक्सटर्नल सेफेलिक मैन्यूवर किया, ठीक है ना, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन किया, तो ट्रॉमा हमने इतना जोर से घुमाया कि उसका वो फट गया, ठीक है ना, मेम्ब्रेन रप्चर हो गया मेम्ब्रेन्स का। अभी रप्चर हुआ, सडन रश ऑफ फ्लूइड आया, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हुआ, हेमरेज हुआ, मध्य मर गई, ठीक है, APH। शॉर्ट कॉर्ड, उसके कारण से भी APH हो सकता है। फोलिक एसिड डिफिशियंसी, इसके कारण से भी एक APH का चांसेस हैं, ठीक है ना। तो मैंने कारण उसके कॉजेज के साथ साथ आपको गिना दिए, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा क्यों रिस्क फैक्टर्स ये सारे चीज़ें हैं, ठीक। अभी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर दैट प्रेजेंट्स that happens in the cases of abruptio placenti, right? Abruptio placenti, right?
तो वेजाइनल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज, राइट, फॉलोड बाय यूट्राइन टेंडरनेस और बैक पेन। यूट्राइन टेंडरनेस होगी, बैक पेन होगा बंदी को, फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा। ऑफकोर्स सही बात है कि अगर तुम्हारा ब्लीडिंग हो रहा है तो अभी फीटस का जो है मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फीटस जो है ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो ऑब्वियसली वो फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा, राइट। और इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, हाइपरटोनस हो जाएगा, इडियोपैथिक प्री टर्म लेबर हो जाएगा बंदी को प्री टर्म लेबर हो जाएगा। इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज से प्री टर्म लेबर होगा, डेड फीटस डेथ हो गया, ठीक है ना। क्या क्या हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग बताया मैंने आपको, बैक पेन बताएंगे, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा हाइपरटोनस, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डेड फीटस, इडियोपैथिक प्री टर्म लेबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या देखना है हमें, तो टाइप्स एंड वैराइटीज़ और ऑप्शन। तो अब्रप्शन की कुछ टाइप्स होती है, वैराइटीज़ होती हैं। तो एक रिवील्ड टाइप होती है, कंसील्ड टाइप होती है, एक मिक्स टाइप होती है। रिवील्ड मतलब रिवील करना, रिवील्ड मतलब पता चल रहा है, दिख रहा है, कंसील्ड मतलब छुपा हुआ है, हिडन, मिक्स मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब रिवील्ड टाइप के बारे में बात करते हैं। द ब्लड इंसिनुएट्स बिटवीन मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ कम्स आउट ऑफ द एक्सटर्नल लॉस, राइट। तो रिवील्ड अब्रप्शन में है क्या है, मान लीजिए ब्लड है, ठीक है, ये प्लेसेंटा हो गया, ये यूट्रस हो गया, ठीक। अभी ब्लड क्या है, इंसिनुएट कर रहा है कहाँ पे, मेम्ब्रेन के बीच में एंड डेसिडुआ के बीच में, मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में ये इंसिनुएट कर रहा है एंड कम्स आउट ऑफ एक्सटर्नल लॉस। ये एक्सटर्नल लॉस इसके बाहर आ गया, रिवील टाइप, ठीक। कहाँ किसके बीच में इंसिनुएट हुआ, मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ। कंसील्ड में क्या होता है, द ब्लड कलेक्ट्स बिहाइंड द प्लेसेंटा, ये कहाँ कलेक्ट हुआ, बिहाइंड द प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा कलेक्ट्स बिहाइंड द प्लेसेंटा और द मेम्ब्रेन एंड द डेसिडुआ एंड डज नॉट कम आउट ऑफ द सर्विक्स। अब ये सर्विक्स के मतलब कि बाहर नहीं आ रहा है, ये कंसील टाइप का हेमरेज है, ये ज़्यादा, इसकी प्रोग्नोसिस ज़्यादा खराब होगी। ऑब्वियसली हमें जो चीज़ पता चल रही है उसका मैनेजमेंट हम जल्दी करेंगे, बकाया जाए कि जो चीज़ हमें नहीं पता उसका मैनेजमेंट करना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट। मिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू टाइप्स, कॉम्बिनेशन किसका, रिवील टाइप एंड कंसील टाइप का। क्लिनिकल फीचर्स किस पे डिपेंड करते हैं, क्लिनिकल फीचर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, कितना मतलब कि कैसे डिग्री कितना है प्लेसेंटल सेपरेशन का, स्पीड एट विच सेपरेशन अकर्स, कितनी तेजी से आपका सेपरेशन हुआ, स्पीड एट विच सेपरेशन अकर्स, डिग्री ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, वैरायटी ऑफ अब्रप्शन, कंसील्ड और रिवील्ड। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, डिग्री ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, स्पीड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन और टाइप ऑफ ब्लीडिंग दैट अकर्स, वैरायटी ऑफ एब्रप्शन, राइट। वैरायटी ऑफ एब्रप्शन कोई पूछे व्हाट आर टाइप्स ऑफ एब्रप्शन, कंफ्यूज मत होना, रिवील टाइप, कंसील टाइप एंड मिक्स टाइप, ठीक है, ये याद रखना। और डिफरेंस बिटवीन रिवील्ड एंड कंसील्ड वैरायटी, अब डिफरेंस हम देख लो यहाँ पे क्या क्या है। रिवील टाइम में एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग पर वजाइनम इज प्रेजेंट, कंसील टाइम में वही ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है, जो दिख रहा है वो हमने बोलना है। जनरली कंडीशन एंड पैरेलल आर प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, हमारा जो जनरली कंडीशन है पैरेलल है, जो प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, जितना ब्लड लॉस हमें पता चल रहा है उसके वो प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हाँ यार इतना ब्लड लॉस हो रहा है तो इसके हिसाब से इतना पैरेलल इस बंदी को होना चाहिए, राइट। शॉक एंड पैलर आउट ऑफ प्रोपोर्शनल टू ब्लड लॉस, ये शॉक एंड पैलर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लड लॉस हमें पता ही नहीं है, ठीक है, और उस बंदी को शॉक और वो हो जा रहा है, शॉक और पैलर हुए जा रहा है, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है बेसिकली। यूट्राइन हाइट करस्पॉन्ड्स टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यहाँ पे यूट्राइन हाइट जो है करस्पॉन्ड करेगी पीरियड ऑफ जेस्टेशन को, यहाँ पे मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। अभी वो कंसील टाइप है, कंसील टाइप में वहाँ पे हेमाटोमा कलेक्ट हो रहा है प्लेसेंटा के पीछे, वो बड़ा होता जा रहा है, तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन से वो बड़ा अपीयर होगा, वही चीज़ समझा रहा है, मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, राइट। बाकायदा की रिवील्ड में वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन को ही करस्पॉन्ड करेगा यूट्राइन हाइट। यूट्राइन फील नॉर्मल विद लोकलाइज्ड टेंडरनेस, यूट्राइन की फील नॉर्मल होगी विद लोकलाइज्ड टेंडरनेस, लोकलाइज्ड टेंडरनेस ऑब्वियसली रहेगी लेकिन जो है फील नॉर्मल रहेगी। अभी यहाँ पे क्या है कि हेमाटोमा बन गया, पीछे प्लेसेंटा के पीछे ब्लड कलेक्ट हो गया, वहाँ हेमाटोमा टाइप का बन गया, तो यूट्राइन टेंस, टेंडर और टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड, टेंस रहेगा, खूब खिंचा हुआ रहेगा, टेंडर होगा, एकदम छुओगे दर्द से विंस करेगा वो, और टोनिकली कॉन्ट्रैक्ट, एकदम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, टोनिक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा वो, ठीक है ना, तो ये समझ में आता है। अभी इसमें रिवील टाइप में फीटल पार्ट्स जो हैं हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लेंगे, बहुत ही ईजिली हमने फीटल पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है ना, रिवील टाइप में बेसिकली। कंसील टाइप में डिफिकल्ट टू मेक आउट, फीटल पार्ट तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे बिकॉज यूट्राइन के पीछे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे फीटल पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। और कंसील टाइप रिवील टाइप में तुम फीटल पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट। रिवील्ड में हीमोग्लोबिन का क्या होगा, हीमोग्लोबिन लो प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है ना। अभी लो तो रहेगा बिकॉज ब्लीडिंग है तो लो होना ही चाहिए, और प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, कितने ब्लड लॉस है, क्योंकि ब्लड लॉस हमें पता चल रहा है, हमने ब्लड लॉस का हमने एक वैल्यू मेजर किया एंड समझ में आया कि हाँ इसके प्रोपोर्शनल ये पैरेलल रहेगा, ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन इतना कम रहेगा तो वही चीज़ है,
ठीक है ना। मार्क्ड बाय लो एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शनल ब्लड लॉस, ठीक है, ये क्या रहेगा, अभी इसमें ब्लड लॉस बहुत छोटा सा या हल्का सा समझ में आएगा, ब्लड लॉस है ही नहीं या नहीं समझ में आएगा, लेकिन तुम्हारा हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से कम होगा, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्यों इतना तेज़ी से कम हो रहा है। अभी वो कंसील टाइम में उसके पीछे है, हमें समझ दिख तो रहा नहीं है, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शनल हीमोग्लोबिन का जो है लो होगा, ठीक है ना, ये समझ में आता है अपने को चीज़। अब आते हैं कल्वेरायर यूट्रस के बारे में, ये एक अलग से शॉर्ट नोट आता है, बट ये टॉपिक जो है प्लेसेंटा एब्रप्शियो प्लेसेंटी का ही है, राइट। सो हे गाइस व्हाट्सअप, तो हम कल्वेरायर यूट्रस के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली मैं थोड़ा इसका टॉपिक पढ़ा चुका था और फिर बाद में वो क्या हुआ, वो वीडियो गलती से मेरी डिलीट हो गई, राइट। सो फिर से हम लोग समझने की कोशिश करें कल्वेरायर यूट्रस सबसे पहले तो रिलेटेड किससे है। ये रिलेटेड होगा इसी कंडीशन एसोसिएटेड विद सीवियर वैरायटी ऑफ कंसील्ड अब्रप्शन। अभी बंदे को कंसील्ड अब्रप्शन है, लेट्रोप्लेसेंटल ब्लड का डिपोजिशन है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये सीवियर, उसकी भी सीवियर वैरायटी से ये एसोसिएटेड होगा। दिस कंडीशन इज डायग्नोज यूजली ऑन लैप्रोटमी। अभी तुम्हें ये नॉर्मली तो ये नहीं डायग्नोज होगा, लेकिन जब पेशेंट तुम्हारे ऑन टेबल होगी, जब तुम लैप्रोटमी के थ्रू LCS कर रहे होगे, LSCS या लोअर सेक्शन सीजेरियन सेक्शन कर रहे होगे, तभी तुम्हें डायग्नोज होगा, राइट। There is widespread extravasation of blood into the uterine musculature and beneath the uterine serosa, right? क्या होता है, अभी रेट्रोप्लेसेंटल कलेक्शन ऑफ ब्लड हुआ तो कहाँ जाएगा, वो बेसिकली यूट्राइन मसल्स में ही जाएगा, तो यूट्राइन मसल्स में एक्स्ट्रावेशन ऑफ ब्लड हुआ, उसके अलावा कहाँ सकता है, बीनीथ द यूट्राइन सेरोसा। This uteroplacental apoplexy was first described by Colbert. हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि इस यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी को किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, कल्विलेयर ने, ठीक। और द यूट्रस लुक्स डार्क पोर्ट वाइन इन कलर विच मे बी पैची और डिफ्यूज। अब यूट्रस का लुक कैसा होगा, डार्क पोर्ट वाइन इन कलर होगा, विच मे बी पैची और डिफ्यूज, ये पैची भी हो सकता है, डिफ्यूज भी हो सकता है, राइट। सच इफ्यूजन्स ऑफ ब्लड आर ओकेजनली सीन बीनीथ द ट्यूबल सिरोसा। इन इन्फ्यूजन्स को ऑफ ब्लड को, सच इन्फ्यूजन्स को ब्लड के कहाँ हम लोग देखते हैं, आर ऑल्सो ओकेजनली सीन बीनीथ द ट्यूबल सिरोसा। हम लोग इसको कहाँ देखते हैं, बीनीथ द ट्यूबल सिरोसा इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, जहाँ की किसके हम लोग कहाँ देखते हैं बेसिकली, सच इफ्यूजन्स ऑफ ब्लड आर ऑल्सो ओकेजनली सीन, कहाँ पे ओकेजनली हम लोग देखते हैं, ट्यूबल सिरोसा में, एंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, एंड इन द सब्सटेंस ऑफ द ओवेरीज एज वेल एज द फ्री इन द पेरिटोनियल कैविटी। समझो, इन इफ्यूजन्स को, सच इफ्यूजन्स ऑफ ब्लड आर ऑल्सो ओकेजनली सीन, इस इफ्यूजन्स ऑफ ब्लड को हम लोग ओकेजनली कहाँ देखते हैं, बीनीथ द ट्यूबल सिरोसा। इसको हम लोग देखते हैं बीनीथ किसके, ट्यूबल सिरोसा के बीनीथ में देखते हैं, ठीक है, कि ये ट्यूबल सिरोसा के अंदर रहता है, ठीक है, इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। अब ये ब्रॉड लिगामेंट में रहता है, ठीक है। सुनो, जैसे यूट्राइन सिरोसा क्रॉस किया, बीनीथ द यूट्राइन ट्यूबल सिरोसा इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। अभी ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट में, कनेक्टिव टिश्यू वहाँ की ब्रॉड लिगामेंट में जाके ये फ्यूजन्स डिपॉजिट हो गए, एंड द सब्सटेंस ऑफ ओवरी एज वेल एज फ्री इन द पेरिटोनियल कैविटी। अब ब्लड कहाँ का जाएगा, ट्यूबल सिरोसा में, ट्यूबल सिरोसा कहाँ गया, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रॉड लिगामेंट पे, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से और कहाँ जा सकता है, ओवरीज में जा सकता है, फ्री इन पेरिटोनियल कैविटी जा सकता है, तो यही सब और बता रहा है चीज़ें, ठीक। These myometrial hemorrhages rarely interfere with the uterine contractions to produce severe PPH and are not an indication for hysterectomy. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दी कल्वेरियर यूट्रस की मैम पूछेंगी तुमसे वाइवा में कि तुम्हें ऑन टेबल एक पेशेंट का कल्वेरियर यूट्रस डायग्नोज हुआ, तुम क्या करोगे, तुम हिस्टेक्टमी मत बोलना, दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ हिस्टेक्टमी एंड इट डज नॉट लीड टू, मतलब कि तुम्हारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ये कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है ना। दीज मायोमेट्रियल हेमरेज, यही लाइन लिखी है, दीज मायोमेट्रियल हेमरेज रेयरली इंटरफेयर विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू प्रोड्यूस सीवियर पीपीएच। ये कब, मतलब कि जनरली नहीं सीवियर पीपीएच, और ये इफेक्ट नहीं करता यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को उतना टू प्रोड्यूस सीवियर पीपीएच। तो ये बात रही तुम्हारी किसकी, कल्वेयर यूट्रस की, ठीक है ना। अब बात करते हैं, बस इतना याद रखा कि कल्वेयर यूट्रस की इफ्यूजन्स जो होते हैं ब्लड के, वो ओकेजनली कहाँ देखोगे, ट्यूबल सिरोसा में देखोगे, कनेक्टिव टिश्यू और ब्रॉड लिगामेंट पे देखोगे, सब्सटेंस ऑफ ओवरीज में देख सकते हो, या फ्री इन पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है ना। कहाँ चार जगह तुमने बताया, कहाँ देख सकते हो, ट्यूबल सिरोसा, ब्रॉड लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू, ओवरी और का पेरिटोनियल कैविटी, राइट। ये चार जगह तुम और देख सकते हो इसके अलावा, ठीक। अभी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे अब्रप्शन के। अब देखो, एक तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, हेमरेज एंड हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, ठीक है ना।
मदर कैसे लेके आई कि भाई एब्रप्शियो प्लेसेंटी है, ऑब्वियस सी बात है उस बंदे को हेमरेज हो सकता है, हेमरेज हुआ है, ब्लड का लॉस हुआ, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, डीआईसी हो जाए बंदे को, ठीक है ना, पीपीएच हो गया, ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है बंदी को, रीनल फेलियर, हाइपोवोलेमिया एंड एक्यूट टिबुलर नेक्रोसिस कैन लीड टू, बल्कि बंदा अगर देखो अभी हाइपोवोलेमिक शॉक में है तो हो सकता है उसको हाइपोवोलेमिया कैन प्रेसिपिटेट इनटू रीनल फेलियर, और रीनल फेलियर में प्रेसिपिटेट हुआ तो कैसे जाएगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के फॉर्म में जाएगा, जिससे क्या होगा, ओलिगोयूरिया एन्यूरिया होगा, शिहान सिंड्रोम में हो सकता है, पोस्टमार्टम नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी का हमने रिस्क ज़्यादा हो गया, LSCS कराए तो उसका रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, डेथ हो सकती है बंदी को, तो ये सब चीज़ें ये करा सकता है। अभी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो गई, अभी बात करते हैं अपन, ठीक है, अभी बात करते हैं अपन फीटल कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या करा सकता है, फीटल डिस्ट्रेस, ऑब्वियसली फीटल डिस्ट्रेस कराएगा, हेमरेज ज़्यादा हो गया तो जो है वेस्कुलर सप्लाई टू फीटस इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इट कैन लीड टू फीटल डिस्ट्रेस, राइट, फीटल डिस्ट्रेस हो गया बच्चे को, या हाइपोक्सिया हो गया, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो गया, IUFD हो गया बंदे मतलब कि बच्चे को, ठीक है ना, प्री मैच्योरिटी के कारण से भी बच्चा पैदा हो सकता है कि एब्रप्शियो मतलब कि रिवील टाइप का एब्रप्शियो हुआ, तुरंत हमने LSCS कर दिया, उसको बच्चा जो है प्री मैच्योर पैदा हो गया, ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, एनीमिया इन न्यू बॉर्न, एनीमिया हो जाएगा कि ज़्यादा देर तक ब्लड लॉस हुआ, वही वैस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, बच्चे को ब्लड कम मिला तो एनीमिया बच्चे को हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना बेसिकली जब बच्चे को डिलीवर करते हैं ना कुछ देर के लिए उसका अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे से कनेक्टेड रखते हैं ताकि उसमें जो है ब्लड वड का सप्लाई अच्छे से बना रहे उस टाइम कुछ टाइम तक, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शन के बारे में, क्या है मैनेजमेंट अब्रप्शन का। तो ये दो तरह के मैनेजमेंट होते हैं अब्रप्शन के, एक तो इमरजेंसी, एक डेफिनेटिव। अगर बंदी तुमसे इमरजेंसी में आती है तो कैसे तुम उसको मैनेज करोगे। इमरजेंसी में सबसे पहले तुम्हारा काम करना है IV कैन्यूला डालना। कहीं भी तुम जाओ, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में सबसे पहले अगर तुम्हारा पेशेंट आएगा, इंटर्न बनोगे तो सबसे पहले IV कैन्यूला डालोगे, फिर उसके बाद IV फ्लूइड्स दोगे, क्रिस्टोलॉइड्स, कोलॉइड्स, जो तुम्हें मन करे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस ऑफ हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी इन द पेशेंट एंड FFP एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इन केसेस ऑफ DIC। अभी तुमने IV फ्लूइड चला दिया, अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो, अगर बंदी को ज़्यादा हेमरेज है तो ब्लड BT कर दो उसका, ठीक है ना, और FFP या प्लेटलेट चढ़ाओ जब उसको क्या हो, DIC हो, क्योंकि डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन में प्लेटलेट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशंस, तो हमने क्या करना है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है किसकी, मैटरनल एंड फीटल कंडीशंस की, राइट, किसकी हमने क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, मैटरनल की और फीटल कंडीशंस की। तुम्हारी मैटरनल कंडीशंस और फीटल कंडीशंस की हमें क्लोज मॉनिटरिंग हमेशा APH के केस में करते हैं। और कहाँ क्लोज मॉनिटरिंग की हमें ज़रूरत है, प्री मैच्योर रप्चर और मेम्ब्रेन में भी हमें क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कहाँ करते रहते हो, तो एक होता है तुम्हारा APH में, एक होता है PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। समझ में आती है बात। अभी बात करते हैं प्रिचार्ड रूल के बारे में। प्रिचार्ड रूल क्या है, बेसिकली क्या कहते हैं, एक प्रिचार्ड रजीम होती है। प्रिचार्ड रजीम हम लोग एक्लेम्शिया केस में, मतलब प्री एक्लेम्शिया केस में हम लोग देते हैं, जो IV MgSO4 वाली होती है, ठीक है ना, 4% जो भी तुम देते हो 2 ml वाली सलाइन में जो भी लगाते हो, ठीक है ना, वो होता है प्रिचार्ड रजीम। अभी ये बात कर रहे हैं हम लोग प्रिचार्ड रूल के बारे में। प्रिचार्ड रूल क्या है समझो। बेसिकली फॉर मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शन कीप द हेमाटोक्रिट काउंट एटलीस्ट 30%। तो हमने क्या करना है मैनेजमेंट अब्रप्शन के लिए, तो हेमाटोक्रिट हमें एटलीस्ट 30% रखना है और यूरिन आउटपुट को एटलीस्ट 30 ml पर आवर रखना है। ये दो चीज़ एटलीस्ट होनी चाहिए। हेमाटोक्रिट का कंसंट्रेशन जो है 30% होना चाहिए और यूरिन आउटपुट मिनिमम एटलीस्ट 30 ml पर आवर होनी चाहिए। तो ये मैनेजमेंट चार रूल के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना, फॉर मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शन, ठीक है। कीप हेमाटोक्रिट एटलीस्ट 30% एंड मेंटेन द यूरिन आउटपुट एटलीस्ट 30 ml पर आवर, ठीक। कलेक्ट ब्लड फ्लो। अब कभी कैसे क्यों ब्लड कलेक्ट करोगे, कलेक्ट ब्लड फ्लो किसके लिए ब्लड कलेक्ट करोगे, अब समझो। कलेक्ट ब्लड और CBC प्लेटलेट एंड प्लेटलेट काउंट, राइट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे कि हाँ बंदे को क्या चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो उसका हम वही दे देंगे। तो कंप्लीट ब्लड काउंट या प्लेटलेट जो भी उसकी कमी है तो वही दे दो उसको। कंप्लीट ब्लड काउंट में अगर उसको समझ में आ रहा है कि हाँ इस चीज़ की इसको कमी है, एनीमिया है या कुछ भी है, न्यूट्रोफीलिया है, तो उसके हिसाब से तो मैनेजमेंट अपना प्रोटोकॉल अपनाओगे, ठीक है। CBC ब्लड प्लेटलेट काउंट, ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग करोगे ताकि तुम्हें BT करने में आसानी हो। BT मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। DIC प्रोफाइल उसका मंगवाओगे। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम देखोगे। PT, APTT, सीरम फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ये सब देखोगे। CBC, ठीक है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट और प्लेटलेट काउंट, ग्रुपिंग कराओगे। सीरम फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट कराओगे।
DIC प्रोफाइल कराओगे, फाइब्रिनोजन कराओगे, PTA PTT कराओगे, BT और CT कराओगे, तो ये सब कराना है तुम्हें, ठीक है। USG में क्या हेल्प होता है, हेल्प्स इन प्लेसेंटल लोकलाइजेशन। USG में तुम क्या करोगे, प्लेसेंटल की लोकलाइजेशन कर लोगे। तो प्लेसेंटा इन द अपर सेगमेंट इज एज कम्पेयर टू प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बेसिकली होता है, तुम्हें पता ही है प्लेसेंटा प्रीविया का क्या मतलब है, प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, राइट। अभी क्या होगा कि रेट्रो प्लेसेंटल कलेक्शन कैन बी सीन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग को दिखता है कि यहाँ पे रेट्रो प्लेसेंटल कलेक्शन हम लोग देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, रेट्रो प्लेसेंटल कलेक्शन ऑफ ब्लड कैन बी सीन, राइट। अर्ली हेमरेज इज हाइपर इकोइक और आइसो इकोइक। जो अर्ली हेमरेज होता है इन बंदियों में, हो जाए तो हाइपर इकोइक हो या आइसो इकोइक हो, राइट। नेगेटिव फाइंडिंग्स डू नॉट रूल आउट अब्रप्शन। अगर नेगेटिव फाइंडिंग्स है तुम्हारे पास तो तब भी तुम्हें रूल आउट नहीं करना है अब्रप्शन, तुम्हें अब्रप्शन को अपनी DD में रखना है हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें ना उतना अच्छे से लोकलाइज हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने उसको अभी रूल आउट नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार रूल आउट करके पेशेंट मर चुका है टेबल पे, ठीक है ना। और नहीं समझ में आता तो अपने गायनी के PG से पूछना कि मैम आपके यहाँ कोई APH का पेशेंट आप डायग्नोज नहीं कर पाए और अल्ट्रासाउंड एंड शी डाइड, दे विल से देयर वर one or two cases where they do not ruled out, right। so ये it happens, right। अभी 3 ईयर की PG में वो बहुत कुछ देख लेंगे, ठीक है ना, उनने जो गायनी वायनी लेंगे ऑब्वियसली आगे चल के। तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट बेसिकली है इमीडिएट डिलीवरी। अभी एब्रप्शन हो गया, ठीक है, रिवील टाइप का एब्रप्शन हो गया, तो क्या करना है, तुम क्या सोचोगे, अभी वेट एंड वॉच नहीं करेंगे, अभी एब्रप्शन हो चुका है, ठीक है ना, वेट एंड वॉच नहीं करना, अभी क्या करना है, डिलीवरी, सीधा डिलीवर करो। एंड एज अब्रप्शन इज अ प्रोग्रेसिव एंड ब्लीडिंग विल स्टॉप वंस द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड एंड द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी क्या है, एब्रप्शन क्या है, एब्रप्शन बेसिकली अ प्रोग्रेसिव थिंग, राइट। तो ये इसकी ब्लीडिंग तभी रुकेगी जाए तो जब तो प्लेसेंटा जाए तो सेपरेट हो जाए और यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ठीक है ना। तो अगर तुमने एब्रप्शन को मतलब कि कम, तुम ऐसे मतलब कि एब्रप्शन ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे तो तुम प्लेसेंटा की डिलीवरी कराओ या तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे और उसके साथ साथ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे, और ऐसा किस स्टेट में होगा, जब तुम डिलीवरी करा दोगे। इफ द फीटस इज अलाइव एंड देयर इज नो फीटल डिस्ट्रेस, रीश्योरिंग फीटल हार्ट रेट ट्रेसिंग, and there is a possibility that delivery can happen soon, then labor should be augmented by artificial rupture of membrane, oxytocin drip, keeping a close watch on FHR। देखो अभी क्या बोल रहा है कि अगर फीटस अलाइव है, ठीक है ना, और तुम्हें लग रहा है कि बंदा मतलब कि सर्वाइव कर जाएगा और फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, बंदा सर्वाइव कर जाएगा, रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट है और ये पॉसिबिलिटी है कि डिलीवरी हो सकती है, तो क्या करोगे, तुम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराओगे टू इंड्यूस लेबर और ऑर्ग्यूमेंट करने के लिए, और ऑक्सीटोसिन ड्रिप चालू कर दोगे। उसके साथ साथ क्या करोगे, क्लोज वॉच करोगे किसका, FHR का, ताकि अगर तुम्हें फीटल डिस्ट्रेस हो तो उस टाइम पे तुम थोड़ा अपना मैनेजमेंट को उस हिसाब से उस तरफ उस डायरेक्शन में तुम ले जाओ कि हाँ अगर इसको फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो क्या करना चाहिए हमने, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम इसका मैनेजमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली डिलीवरी सबका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि तुम्हें क्या करना है, डिलीवरी करनी है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो अब्रप्शो की डेफिनेटिव कोई मैनेजमेंट पूछे कि अब्रप्शो हो गया बंदी को, तुमने क्या करना है, तुम वेट ऑन वॉच खड़ा होकर करोगे, नहीं रे बुद्धू, क्या करना है, तुम्हें डिलीवरी करानी है उसकी, ठीक है ना। बंदे की तुमने तुरंत डिलीवरी करानी है, कि बंदी को ये नहीं कहना है कि आपको हम अब वॉच में रखेंगे, आपको हम डिलीवरी कराएंगे, जो कि अभी आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, तो अदरवाइज आपकी जान पे बनाएगी, राइट। तो यही मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शन का एक छोटा सा चार्ट है, यहाँ पे वही मैनेजमेंट को बता रहा है। अब्रप्शियो प्लेसेंटी में अगर क्या होता है, फीटल हार्ट साउंड जो है प्रेजेंट है, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस जो है देखो फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट है, लेकिन बंदा जो है फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो क्या करोगे, LACS करोगे। FHS प्रेजेंट है, नो फीटल डिस्ट्रेस, ऑक्सीटोसिन का ऑगमेंटेशन करो, तो हो सकता है तुम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ट्राई करो। लेकिन हम लोग जनरली मैं बताता हूँ, जो हॉस्पिटल सेटअप पे जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं या कहीं भी, तुम आज की डेट में ज़्यादातर बंदे वहाँ पे LACS को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि यार कोई भी बंदा चाहता नहीं है कि पेशेंट उनके टेबल पे मरे, ठीक है ना। तो सबसे सेफेस्ट मेथड अपनाते हैं LACS, ठीक है ना। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कोई नहीं चाहता। अभी प्री मैच्योर सेपरेशन हुआ, एकाएक तुमने सडन गश निकाला, वो प्लेसेंटा सेपरेट होगा, बंदे को शॉक में चली जाएगी एकदम, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कम ही करते हैं कि हाँ भाई हम लोग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी प्रेफर नहीं करते। ये लिख के नहीं आना एग्जाम में, ये मैं जनरल मतलब कि तुम्हें बता रहा हूँ कि ये होता है, ठीक है ना, तुम्हें पता होनी चाहिए ये होता है, बिकॉज ठीक है ना, तुमसे कोई पूछे कि एब्रप्शन में क्या करो, तुम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं बोलना, तुमने क्या बोलना है, LACS। कहीं भी हॉस्पिटल में आगे MBBS करने के बाद वर्क करने जाओगे तो ये पूछेंगे तुमसे
क्या कराओगे, तुम बोलोगे LHCS कराएंगे, ठीक है ना। फीटल अल्ट्रासाउंड प्रेजेंट है, फीटल डिस्ट्रेस में है तो LHCS, फीटल डिस्ट्रेस में नहीं है तो ऑक्सीटोसिन से ऑगमेंटेशन करा के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, वो करा सकते हैं। लेकिन कराते क्या है जनरली LHCS। ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग्जामिनर तुमसे पूछे तब क्या बोलना है। FHS अगर FHS एब्सेंट है, ठीक है ना, IUFD इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो चुका, DIC प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, DIC नहीं प्रेजेंट है, अभी DIC प्रेजेंट है तो करेक्ट करो DIC को पहले। तो अगर देखो फीटल हार्ट साउंड तुम्हारा हो गया मतलब ख़त्म, अभी हमको पता चल गया कि बंदा डेथ हो चुका है, मतलब कि बच्चे की डेथ हो चुकी है, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो चुकी है, एक DIC की प्रोफाइलिंग करा लो। तो DIC अगर प्रेजेंट है तो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी ज़रूरत नहीं है कि एकदम से तुम बच्चा डिलीवर करा दो कि हाँ ठीक है अब तो मर गया है, अभी तो बच्चा तो मर गया है, बच्चे से तो कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे को तुम क्या करना है, कुछ भी करना है, अब बच्चे का से कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले अगर क्या है बच्चा मर चुका है, अगर तुम पहले उसको मदर को सेव करने के लिए पहले उसकी DIC करेक्ट करो, अगर उसकी DIC एक बार करेक्ट हो गई तब वेजाइनल डिलीवरी ले जाओ, और अगर पॉसिबल है तो वेजाइनल डिलीवरी कराओ, अगर नहीं पॉसिबल है ट्रांसवर्स लाई है या प्रीवियस टू LHCS है तो क्या, अगर प्रीवियस टू LHCS है तो नहीं कराते जनरली। अगर प्रीवियस 2 बच्चे ऑपरेशन से हुए तो तीसरा बच्चा जो है ऑपरेशन हम लोग नहीं लेते हैं, अरे तीसरा बच्चा जो है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराते क्योंकि फटने का चांसेस होता है, स्कार्डेशंस हो जाएगा, यूट्रस रप्चर का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग उसमें भी LHCS कराने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अगर नॉट पॉसिबल हुआ तो LHCS दे दो। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शन के बारे में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम एंड तो ये आपको बहुत जल्दी पूछा भी जाता है कि डिफरेंसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शन। तो आई गेस ये वीडियो थोड़ी लंबी खींच गई है, तो आई टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।